टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 3 आ चुकी है। रीट एग्जाम 2022 के लिए सामाजिक अध्ययन के यानी एसएसटी के कुल आपको 60 प्रश्न मिलते हैं वीडियो में। डेली लाइव क्लास आपको मिलती है शाम 7 बजे। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। और वीडियो डेली जरूर देखें जो विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्न में से असंगत बताना है आपको। हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, कालीबंगा घग्गर नदी पर है, लोथल दासत नदी पर है। तो इसमें आपको असंगत बताना है। तो इसमें असंगत होगा लोथल। लोथल क्या है? दासत नदी पर है। ऊपर कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी के ऊपर है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के ऊपर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार रीट के अंदर दो क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एक सभ्यता से रिलेटेड आएगा और एक महाजनपद से रिलेटेड सत्य या असत्य कथन के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के ऊपर है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी पर है और आर.सी. बनर्जी द्वारा इसकी जो है खोजकर्ता थे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के ऊपर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की जाती है। लोथल बात करें तो भोगवा नदी के ऊपर है और एस.आर. राव द्वारा इन्होंने क्या है खोजकर्ता थे। तो ये आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? अवंती, गांधार, मगध, वज्जी। तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद की बात करें तो कौन सा था? मगध। बहुत ही बड़ा महाजनपद था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मगध की बात करें तो यह दक्षिणी बिहार में था। कहाँ पे था? ये दक्षिणी बिहार में था मगध। और उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो है महाजनपद था उत्तर भारत का। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है? राजगृह थी, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकती है। अब बात करें, इसका आंसर सी हो गया। अवंती की बात करें तो अवंती की जो है ये 2 भागों में बंटा था। उत्तरी महाजनपद की बात करें अवंती की तो उज्जैनी, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। क्या थी? महिष्मती इसकी राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है। महिष्मती आ जाए तो आपको आंसर कर देना सही। और यहाँ का राजा कौन था? राजा प्रगोट था। आगे बात करें गांधार की तो गांधार जो है की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की। और वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वैशाली और मिथिला। वैशाली और मिथिला इसकी राजधानी थी। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? बुद्ध, धर्म, संघ। धम है यहाँ पे, ये धर्म नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म, संघ। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग जो है शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु। एग्जाम में पूछा जाता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और इनके बीच 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी? प्रथम राजगृह में हुई थी, जो कि अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। 400 देखिए यहाँ पे प्रथम, इसके बाद द्वितीय, इसके बाद तृतीय संगीति की बात करें। तृतीय संगीति की तो प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर। कहाँ पे? राजगृह के अंदर हुई थी, स्थान था। और दूसरी वैशाली के अंदर। और तीसरी की बात करें तो पाटलिपुत्र, जो कि एग्जाम में कॉन्स्टेबल में पूछा गया था। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। और दूसरी बौद्ध संगीति की कालाशोक ने अध्यक्षता की। और तीसरी की अशोक महान ने की थी। तो ये पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। और दूसरी कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व। और तृतीय कब हुई? 251 ईस्वी पूर्व जो है बौद्ध संगीति हुई। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। उदक भाग है एक। मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, प्रणय कर, भाग या भोग। तो ये आपको बताना है कि उदक भाग है तो ये क्या है? मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला एक सिंचाई कर था जिसे उदक भाग कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बात करें। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? यानी
अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था, लेकिन ये कौन सा शिलालेख है जिसमें क्या है अशोक का नाम अशोक ही मिलता है? तो कौन सा लेख है? ये सभी जो है अभिलेख है, मास्की है, गुर्जरा है, नेतूर, तो ये सभी जो है अभिलेख है इसमें अशोक का नाम है अशोक ही मिलता है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। गुप्त शासकों का धर्म मुख्यतः वैष्णव था, उनका राज के चिन्ह क्या था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गुप्त शासक क्या थे? वैष्णव तो थे, लेकिन उनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़। इनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देखिए, ताकि आपका पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 800 से 12 ईस्वी के मध्य निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था? तो 800 से 1200 ईस्वी के मध्य में कौन सा था? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है चरम पर था, और तक्षशिला जो है एक विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। असंगत कथन बताना है आपको। सनक संप्रदाय निम्बारक से संबंधित है, सीरी संप्रदाय रामानुज से संबंधित है, अद्वैतावेद शंकराचार्य से, ब्रह्म संप्रदाय चैतन्य से। तो इसमें आपको गलत बताना है। पहले तो क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ना है। असत्य या सत्य नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन, तो इसमें ब्रह्म संप्रदाय जो है चैतन्य नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अकबर ने आइन ए दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? तो अकबर ने आइन ए दहसाला नामक जो भू राजस्व की प्रणाली थी वो 1580 के अंदर शुरू की थी। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया बंदोबस्त था जो उस समय प्रचलित था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये सभी थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर ये प्रचलित थे स्थायी बंदोबस्त जमींदारा। तो आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार व आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो कराची का अधिवेशन था, जिसमें क्या है मूल अधिकार व आर्थिक प्रस्ताव को पारित किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन कराची के अंदर हुआ था। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, NN बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा NN बोहरा समिति जो है भारत में निर्वाचन प्रणाली सुधारों से संबंधित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता तथा ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 से कम। 14 से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों या खानों में लगाना क्या है? वर्जित है। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि निम्न में से कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित होने के लिए कौन कौन से कारक है? किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सके। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और अंसल खर्चों के लिए काफ़ी बढ़ी है। प्राय उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं ये। किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सके। देखिए, जैसे एक साइड कांग्रेस खड़ी है और दूसरी साइड बीजेपी है, तो बीच में क्या है? कांग्रेस को खड़ा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है? या तो बीजेपी के वोट जाएंगे या कांग्रेस के वोट जाएंगे। तो ये आपको इस प्रकार जो है सभी जो है प्रभावित करने वाले सही है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। यदि किसी बच्चे को 12 वर्ष की कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 317 के अंतर्गत है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई बच्चे को 12 वर्ष की कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए 3 साल की सजा किसमें? धारा 317 के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक है ये बाल संरक्षण से रिलेटेड। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। कोई व्यक्ति जो सदन के किसी सभा का सदस्य नहीं है तो वह सदन का सदस्य बने बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो जो है
कितने तक? 6 महीने तक रहता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनके चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं, बाकी निर्वाचित सदस्य सभी जो है भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालक जज दंडनायक के रूप में काम करता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, सदर कानून को। तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार जो है द्वितीय श्रेणी कार्यपालक यानी जज दंडनायक के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये टॉपिक दिए हुए हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मौलिक कर्तव्य, तो ये सब आपको पढ़ने हैं और मैं डेली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता जाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे, पटवारियों का कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? तहसील में उपस्थिति, ग्राम सेवक पर नियंत्रण रखना, तहसीलदार पर नियंत्रण रखना, अपने अधिकार क्षेत्र का काल रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो पटवारी का काम क्या है? तो पटवारी का काम है तहसीलदार पर नियंत्रण करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इस दिन रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, बराबर होते हैं, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, ये सभी। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें क्या होगा? बराबर होंगे। 23 सितंबर को शरद विषुव के दिन जो है दिन बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार, क्योंकि सौर मंडल से रिलेटेड टॉपिक डाला गया है। मिस्ट्रल फ्रांस के मध्यम मैनसिप के ठंडे उच्च पठार से तीव्र गति से चलती है, इसकी प्रकृति है। मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से तीव्र गति से चलती है, इसकी प्रकृति किस प्रकार है? इसकी प्रकृति किस प्रकार है? अब इसमें क्या है कि मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से इसमें थोड़ा जो है भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलती है, इसकी प्रकृति किसी है? यानी यहाँ पे भूमध्य सागर आएगा। क्या आएगा? भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलती है, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति होगी ठंडी शुष्क होगी। किसकी? मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिक के ठंडे उच्च पठार से जो तीव्र भूमध्य सागर की ओर चलती है तो वो ठंडी शुष्क होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके ये टॉपिक दिए गए हैं। अब की बार जो है रीट का एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात के बीच के इलाकों को ओए कहा जाता है और इसके इर्द गिर्द तेज हवाएं चलती हैं। ओए के बगल में वॉल रहती है और वहाँ पर घने बादल रहते हैं। जब ये वॉल आपस में टकराते हैं तो जो भी बीच में आता है वो नष्ट हो जाता है। इसमें आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन सत्य होगा 1, 2, 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। चक्रवात के बीच के इलाके को ओए कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और इसके अर्ध गर्द तेज हवाएं भी चलती है। ओए के बगल में वॉल रहती है और वहाँ पर घने बादल रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है हूबहू ही चक्रवातों से रिलेटेड पूछा जाए। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं डेली लेकर आता हूँ, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं और पक्का चक्रवात से रिलेटेड एक क्वेश्चन छपने वाला है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? प्रतिद्वंदी और सहनीय अवस्थाई, निचले वायुदाब में नमी की पर्याप्त पूर्ति, निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु में उष्ण नम वायु का अभिवहन का, और ऊपरी क्षोभ मंडल, निम्न स्तरीय अभिसरण और उप स्तरीय अपसरण की समन्वय स्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निचले वायुदाब में नमी की पर्याप्त पूर्ति जो है तड़ित झंझा के घटित होने की संभावना व्यक्त करती है। नहीं है, बाकी है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो ये नहीं है। निचले वायुदाब में नमी की पर्याप्त पूर्ति जो है इसका तड़ित जांच से रिलेटेड कोई रिश्ता नहीं है। 26 नंबर, रेगूर मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रेगूर मिट्टी कहाँ पर किसको कहा जाता है। आगे बात करेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 31.16% भाग पर क्या है? शहरी वर्ग है 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंदर जो है लिपुलेखा दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे,
29 नंबर क्वेश्चन की, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट कोरोमंडल। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? किस नदी का पानी अनंत बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो चंबल नदी का गिरता है। किसका? चंबल नदी में बंगाल की खाड़ी में पानी गिरता है। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना रेड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन कल्प से, कैम्ब्रियन कल्प से, अल्पेशियन कल्प से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन कल्प से इसकी उत्पत्ति होती है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेमी है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या पूछा है कि औसत वार्षिक याद कर लेना 58 सेमी है, और आपको बताना है कि सर्वाधिक किस जिले में जो है झालावाड़ में होती है। अगर आपसे जिला पूछ ले तो झालावाड़, अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू स्थान हो जाएगा। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। तो प्रथम वन नीति जो कब घोषित की गई? 2009 में, 2010 में और 2012 में। तो 2012 में जो है प्रथम वन नीति घोषित की गई राज्य के वन व वन्य जीव संसाधनों के सतत प्रबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, सरसों रबी की फसल है, इसकी उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान है, पर कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपको पता है कि सरसों अनुसंधान में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। एक याद कर लेना, सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर के अंदर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई थी? 15 अक्टूबर की बात कर रहा है, तो 15 अक्टूबर कहाँ पे हुई? कोटा के अंदर हुई थी। कहाँ पे? कोटा के अंदर। नसीराबाद में 28 मई को जो है इसकी होती है। आगे बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतें शामिल थी, इस संघ का विलय किया गया था। किस में विलय किया गया था? इसमें जो 4 रियासतें थी मत्स्य संघ पहला, तो इसको किस में शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था वृहद राजस्थान में। किसमें? वृहद राजस्थान में शामिल किया गया था। आगे बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की, किस कांड में नानक जी भील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कांड कौन सा था? डाबी कांड था। कहाँ पे? डाबी कांड के अंदर जो है नानक जी भील को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रास्तापाल कांड का संबंध कालीबाई से, तो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और तमिसो कांड पूछ ले तो ये धौलपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है सीधा पूछ लीजिए तमिसो कांड संबंधित किस जिले से? तो धौलपुर से। डाबी कांड का संबंध नानक जी भील को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रास्तापाल कांड कालीबाई से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हुआ, इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी क्या बनाई गई थी? जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अहुआ के जागीरदार कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, अनंत उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया, तोप पर बांध कर उड़ा दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें रिहा कर दिया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबूजी की है, राजस्थान में पढ़ चित्रण में प्रमुख केंद्र कौन सा है? पढ़ चित्र की बात करें तो केंद्र है कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की, जग निवास महल राजस्थान के किस प्रमुख शहर में स्थित है? ध्यावत्य है कि यह पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो आपको पता है उदयपुर में है, और कहाँ पे है? पिछोला झील के अंदर। कहाँ पे है? पिछोला झील के अंदर बना हुआ है। इसने कहा कि पानी से चारों की ओर घिरा हुआ है, तो ये पिछोला झील के अंदर है। जग निवास महल और जग निवास मंदिर दोनों ही पिछोला झील के अंदर है। नटनी का चबूतरा भी यहाँ पे बना हुआ है। आगे बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की, कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं बनाया जाता है? कार्तिक माह में कौन सा त्यौहार नहीं बनाया जाता है? तो तीज नहीं बनाई जाती है। आगे बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र की राजस्थान में कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कर्नल टोड द्वारा बनाया गया किला टोडगढ़ जिसे पहले बोराड़वाड़ा, यहाँ पे क्या है? ये गलत है,
इसे क्या कहा जाता था? बोराड़वाड़ा। क्या कहा जाता था? बोराड़वाड़ा नाम से जाना जाता था। किस जिले में स्थित है? जो टोडगढ़ किला है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बोराड़वाड़ा। ये किस जिले में है? तो ये है अजमेर के अंदर, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की। माल या सेवा संबंधी शिकायत दर्ज करवाने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष तक होगी। 2 वर्ष तक हम उपभोक्ता से शिकायत कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की। उपभोक्ता मामलों में राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य बातें हैं। यह कानून सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। बी नंबर, या निजी, सार्वजनिक या सहकारी सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। इस अधिनियम में क्षतिपूर्ति व्यवस्था है। ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। आगे बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। तो आपको सुमेलित नहीं बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। आगे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी संस्था उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे स्तर पर है? तो त्रिस्तरीय, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी संस्था उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे स्तर है? तो जिला उपभोक्ता मंच, इसका आंसर हो जाएगा जिला उपभोक्ता मंच। आगे बात करेंगे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये सामाजिक शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण। क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन शिक्षण, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण उद्देश्य अध्ययन शिक्षण उद्देश्य है? विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति संस्थात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। हम स्कूल का पाठ्य पुस्तकों के हम स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। यह विचार किस आयोग का है? तो ये विचार है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ये आपको याद रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इतिहास के द्वारा मानव को किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया? इतिहास के द्वारा मानव को किन किन पक्षों का जो है दर्शन कराया? तो इन सभी को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को, तीनों को। आगे बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। मत बताना है। इसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इस कारण इसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त व महत्वपूर्ण है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है, ये है मिस ट्रमण व रायबर्न का। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे विशाल मंच की परिस्थितियों की सही कल्पना कर सकें और इस प्रकार अपने आसपास बिखरी राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्तापूर्वक मनन करने में उन्हें सहायता प्राप्त कर सके? तो ये कथन किसका है? फ्रेवियर का। किसका? फेयरग्रीव का। आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या होता है? ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। आगे बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। मिलान चिल्य करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन करना है। माणिक्यलाल वर्मा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, पंडित हीरालाल शास्त्री, जैसलमेर का गुंडाराज, सागरमल गोपा, बीकानेर का प्रशासन, स्वामी गोपाल दास, मेवाड़ का इतिहास शासन। तो आपको मिलान करना है इसमें। तो पहले देखिए, इसमें पहले बात करें तो देखिए, इसमें सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर के गुंडाराज से रिलेटेड था। इसमें आपको देखना है कि सी का तो पहले, यानी दो पहले आएगा। माणिक्यलाल वर्मा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है, हीरालाल शास्त्री। इसके बाद सागरमल गोपा का संबंध 2, यानी आपको देखना है इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 का है
इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की। नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सके? नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते? तो ये नियम किसके लिए नहीं बना सकते? इनमें से सभी के। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थियों को इतिहासकार के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि रहती है परियोजना विधि। आगे क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नदी दी गई है और परियोजना दी गई है और नदी दी गई है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, और पोंचम बांध गोदावरी पर, काकरापारा नर्मदा पर, पांचना बांध है यहाँ पे, पांचना बांध गोदावरी नदी पर, उकाई परियोजना तापसी। तो इसका आंसर हो जाएगा काकरापार नर्मदा नदी पर नहीं है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो आज के 60 क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। तो जो विद्यार्थी रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। आप देख सकते हैं कि आपके इन 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।